मदनलाल, अजी सुनती हो, तुमने मेहमानों की लिस्ट बना दी है। मेरे ही अकेले 1000 से अधिक क्लाइंट और परिचित वकील हैं। उसी हिसाब से हम वेडिंग पॉइंट बुक करेंगे और मेनू का हिसाब करेंगे। शहर में सभी बड़े नेता और सामाजिक जनमानस आएंगे। गोमती, नाते रिश्तेदार, गांव, कॉलोनी सब मिलाकर 500 मेहमान हो जाएंगे। अब कीर्तन, मेहंदी, बारात और रिसेप्शन में किस किस को बुलाना है वह हिसाब लगाना रह गया है। बस एक दिन हम सब मिलकर इस बार बात कर लेते हैं। मदनलाल, ठीक है, आज मैं पता करता हूँ कि शहर का सबसे बड़ा और अच्छा फार्म हाउस कौन सा है। मदनलाल, वरिष्ठ वकील के बेटे की शादी है। यह पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि यहाँ कोई शादी भी हुई है। इतनी देर में मदनलाल की माताजी आ जाती है और कहती है कि बेटा, समाज को दिखाने के लिए शादी मत करो। अगर आपको कुछ अच्छा करना ही है तो इतने धन से गरीब बेटियों की विवाह कर दो। जीवन भर दुआएं देगी और उनमें से कई मुसीबत में काम आ जाएगा, क्योंकि गरीब दरिद्र व्यक्ति कभी किसी का एहसान नहीं भूलता है। जिनको आप बुलाओगे वह 2 घंटे के लिए आएंगे और चले जाएंगे। उसमें भी कोई नुस्ख निकालेंगे। कितना भी भव्य और दिव्य कर लो, समाज में कमी निकालने वालों की निगाहों से नहीं बच पाओगे। राम राज में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को भी आरोप लगाने से नहीं बख्शा, तो आप तो इस कलयुग के सामान्य मानव हो। मदनलाल ने अपनी माँ की बात को टालने के लिए कहा, माताजी, इतनी जगह न्योता दिया है, वह भी तो वापस लेना है। अम्मा, बस हम दूसरों का ही खाता भरते रहे। जब वसूली का समय है तो क्यों न उसके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। बूढ़ी माँ को अपने बेटे की बात का जवाब देना उचित नहीं लगा और वहां से उठकर दूसरे कमरे में जाते हुए बोली कि जैसी आपकी इच्छा बेटा, लेकिन मैंने अपना जो तजुर्बा और अनुभव देखा है उसको देखकर बोला, वैसे तुम गरीब बच्चों की शादी करने का दिल नहीं रख सकते हो तो बेटा, शादी पर होने वाला यह दिखावा और झूठी शान को दिखाने के लिए किए जाने वाला अनावश्यक खर्च तुम अपने बेटे बहू के नाम कर दो। जीवन भर सुखी रहेंगे। भले ही लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे या कंजूस कहेंगे, लेकिन 4 दिन बाद सब भूल चुके होंगे, किंतु उपकार जिन पर करोगे वो जीवन भर याद रखेंगे। मदनलाल ने अपनी माँ को कहा, माताजी, आप जानती हो ना कि मैं इस शहर का नामी वकील हूँ और आप कहाँ इन सब बातों में पड़ी हो। जाकर आराम और राम भजन करो। बेटी की बात सुनकर बूढ़ी हम अपने कमरे में चली जाती है। इधर मदनलाल भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। मदनलाल ने शहर के सबसे बड़ा फार्म हाउस को बुक करवा दिया। मेहंदी से लेकर कॉकटेल और रिसेप्शन तक के लिए पूरे फार्म ले लिया। साथ में वेज से लेकर नॉन वेज की सारी वैरायटी बुक कर दी। कॉकटेल वाले के लिए तो सबसे ज्यादा चौक चबंद व्यवस्था की गई थी। शहर का कोई ठेका नहीं था जहां से वकील साहब ने टॉप लेवल की ब्रांड नहीं खरीदी हो। वकील साहब का मानना था कि पीने के बाद ही पार्टी की तारीफ होती है और सबसे ज्यादा चर्चा होती है। शादी के लिए शहर के सभी नामी हस्तियों को न्योता चला गया। सभी करीबी और दूर के मेहमान आदि के लिए न्योता भेज दिया गया। जितनों के यहाँ स्वयं जा सकते थे गए, जिनके यहाँ नहीं जा पाए उनके यहाँ व्हाट्सएप पर भेजकर कॉल करके निमंत्रण दे दिया गया। शादी की तैयारी में कोई कमी ना रहे और मेहमानों की कोई कमी ना निकाले। जो करे बस सिर्फ तारीफ करे, इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया। फार्म हाउस वाले को डेकोरेशन के साथ सभी व्यवस्थाएं बेहतर करने के सख्त निर्देश दिए गए। वही खाने को अजीज और लजीज व्यंजनों को बनवाने के लिए शहर के सबसे बड़े शेफ किराए पर बुला लिए गए। वही दूल्हा दुल्हन का प्री वेडिंग शूट भी खूब धमाकेदार अंदाज में हुआ। हर कोई मदनलाल के खर्चे करने की कोई तारीफ कर रहा था तो कोई कह रहा था काली मोटी कमाई है, कहीं तो समानी है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। समाज में हर वर्ग अपने स्तर से सोचता है और समाज में जो हो रहा होता है उसकी चर्चा होनी स्वाभाविक है। जितनी चर्चा होगी उतनी व्यक्ति की प्रसिद्धि में 4 चांद लगते हैं। शादी का दिन आ गया। बड़ी धूमधाम से शादी का कार्यक्रम शुरू हो गया। शहर के सभी नामी हस्तियों की गाड़ी जैसे ही पार्क में लगती, मदनलाल उतने ही वो फूले नहीं समाते। सबको खुशी खुशी गले मिल रहे थे। आवाभगत में कोई कमी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। कॉकटेल में पीने वालों का विशेष ख्याल रखा जा रहा था। चॉइस के हिसाब से वाइन परोसी जा रही थी। बियर की कैन तो जितनी मर्जी उतनी पकड़ाई जा रही थी।
मदन लाल अपने एक क्लाइंट को कह रहे थे कि पता तो चलना चाहिए कि शादी क्या होती है और पिलाना क्या होता है और कितना पीना होता है। 2-4 झगड़ेंगे तभी तो हमारी कमाई होगी। लड़ाई झगड़े विवाद और फसाद न हो तो हमारा ज्ञान तो किताबों तक सीमित रह जाएगा। शादी धूमधाम से निपट गई। बूढ़ी माँ भी शादी देख रही थी। जितना शान शौकत और शादी पर अनावश्यक रुपये बहाया गया था उसे देखकर लग गया था कि अब समय धन दौलत वालों की है। बाकी रस्म रिवाज और आवभगत और आपसी भाईचारा और प्रेम तो सबकी नीलामी हो गई है। समय गतिमान, उसे तो बस आगे बढ़ना है। मदन लाल अचानक नीचे गिरे और बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में घर के नौकर और पत्नी ने नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। सबको सूचना दी गई। शहर के 2-4 सामाजिक लोग देखने आए। बाकी ने फोन आदि करने पर अपने कर्तव्यों की तीसरी कर ली। बाकी रिश्तेदारों ने टाइम नहीं होने का बहाना बना दिया। कुछ ने व्यस्तता बता दी। आज उनको जरूरत एक इंसानियत की थी जो कहीं नजर नहीं आ रही थी। 4 दिन बाद अस्पताल से घर आए और सीधे माँ के पैर छूते हुए बोले कि माँ आप सही कह रही थी। मुकुल की शादी में जो दिखावा और खर्चा जिन लोगों के लिए किया वह मुसीबत के समय नजर तक नहीं आए। वाकई में मुझे अपनी झूठी शान का आईना ईश्वर ने दिखा दिया। आज यकीन हो गया कि यदि मैंने अनावश्यक धन शादी में लोक दिखावे के लिए नहीं किया होता तो आज काम आता। खैर, आज वक्त ने जो ठोकर मार कर अकल दी है यह पूरे जीवन याद रहेगा। माँ ने मदन लाल के सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा तुम मेरे सामने हो, यही सबसे बड़ा उपकार ईश्वर का है। लेकिन सच यही है कि यदि आपके मुसीबत या दुख के समय आपके साथ लोग खड़े हैं तो आप अपने जीवन में अच्छी दौलत कमाई है। बाकी सब कुछ तो यहीं छूट जाता है।